ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में हैं हम लोग इस चैप्टर के, और इसके बाद हम लोग वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन और सर्कुलर मोशन से बना हुआ है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मोशन इन ए प्लेन, वो देखना होगा। तो इसमें जो पढ़ना था हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया भाई कि डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, या फिर बोलें तो स्लोप ऑफ वी टी कर्व इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व इज वेलोसिटी। और इसी से हम लोगों ने देखा कि dx अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो है v dt, और इंटीग्रेट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1 पाएंगे। और यहाँ पे देखा हमने कि भाई dv आ रहा है वो है a dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा इधर चेंज इन वेलोसिटी u से v तक, और इधर होगा 0 से लेकर t तक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर निकालें, यानी एरिया निकालें, ग्राफ में एरिया निकालें तो दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालें तो वो होगा चेंज इन पोजीशन x1 से x2 तक, दैट इज x2 माइनस x1, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये सबको पता है भाई। चलो इस दो डेफिनेशन से ही तो सारा काम होना है। मीन्स एक तरह से ये मान लो कि ये पूरा वन डायमेंशनल मोशन का जो समरी है वो इसमें छुपा हुआ है, सेंटर में ये है। अब इसी का यूज़ करके हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया था कैलकुलस मेथड से, और कुछ लोग 9th क्लास वाला ग्राफिकल मेथड पे भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो ग्राफिकल मेथड भी एक दिन ऐसे दिखा देंगे, चाहे आज दिखा दें चाहे नेक्स्ट क्लास में दिखा दें। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी सबको पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। फोर्थ कैनेमेटिकल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये था फोर्थ कैनेमेटिकल इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को हम लोगों ने ऑब्टेन किया, और जो 11th क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो है कैलकुलस मेथड से। ग्राफिकली भी करते हैं लोग, लेकिन ये सब काम 9th क्लास में होता था। फिर भी कोई टीचर अगर बोले तो आप ये कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड 11th क्लास में अब ये आपसे पूछा जाएगा, ये पूछना चाहिए। और ये सारे इक्वेशंस वैलिड हैं तब भाई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कब कांस्टेंट हो भाई? ये नहीं कि हमेशा ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए कंसिडर कर रहे हो, इक्वेशन लिख रहे हो, पार्ट ऑफ मोशन विच इज कंसिडर्ड, फॉर विच वी आर राइटिंग द इक्वेशन, मतलब कोई मोशन हो रहा था, ए से बी मोशन कंसिडर कर रहे हो, t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी टाइम का मोशन कंसिडर कर रहे हो, यहाँ से x1 है और ये x2 है, यहाँ से मान लो हमने ऑरिजिन लिया और यहाँ से x1 पोजीशन पे है a पॉइंट और x2 पोजीशन पे है b पॉइंट, तो इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए कंसिडर कर रहे हो तो इस पार्ट के ड्यूरेशन में कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन। बाद में एक्सेलरेशन वेरी कर जाए, पहले एक्सेलरेशन वेरी कर जाए, उससे मतलब नहीं है। जिस इंटरवल के लिए, जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए तुम ये इक्वेशन कोई भी यूज़ करना चाहते हो, उस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, उस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ये सब देखा हम लोगों ने। फिर इसका यूज़ देखा न्यूमेरिकल में, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग को एक ऑरिजिन और एक पॉजिटिव साइन डिसाइड कर लेना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लेना चाहिए। जिसका कोई पार्ट छूटा हो वो मेरे से इंडिविजुअल व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर ले। अगर किसी का छूटा हो तो उस पार्ट का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो देख लेंगे। न्यूमेरिकल्स इस पे हम लोगों ने देखा। साथ में देखा भाई कि इस डेफिनेशन से ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं। कभी हमें स्लोप निकालना पड़ता है, कभी हमें एरिया निकालना पड़ता है, कभी स्लोप निकालते हैं और कभी एरिया निकालते हैं। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, और कभी डिफरेंशिएशन करना पड़ गया और कभी इंटीग्रेशन करना पड़ गया। लास्ट 2 क्लास हम लोगों ने इन्हीं पे फोकस किया है, इन 2 पॉइंट पे फोकस किया है लास्ट 2 क्लास। और डिफरेंशिएशन करो या स्लोप निकालो एक ही बात है, इंटीग्रेशन करो या एरिया निकालो एक ही बात है। जिस लिमिट से जिस लिमिट तक अगर हम लोग कंसिडर करेंगे टाइम वाइज, अगर ये है टाइम t इक्वल टू 0 और ये है t टाइम, तो यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। बाद से मतलब नहीं है, पहले से मतलब नहीं है। जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए कंसिडर करेंगे उतना ही से मतलब है। और जो एक लास्ट बचता है वो है 1D मोशन में रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। तो ये वाला आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और साथ में मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस
देखेंगे। तो आज ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखने हैं, और ज़रूरत पड़ी तो अगले क्लास में भी फिर और न्यूमेरिकल देखेंगे, आपके डाउट वाले न्यूमेरिकल देखेंगे। जो हमने होमवर्क दिया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, वो भी डाउट डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो चलो, ये सब तो भाई समरी पॉइंट्स था, आप लोगों ने लास्ट 2 वीक से इसको डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसको हटाएं भाई, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो अब तक जो हुआ है वही दिखाया है। किसी का कोई पार्ट मिसिंग हुआ हो तो वो बता देगा मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं वीडियो भेज दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। तो ये ग्राफ जो प्लॉट करना था लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने कि भाई ऑफिस गए, फिर 5 बजे तक रुके, फिर वापस आए, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। ये क्वेश्चन देख लिया था। ये वाला इसी का आंसर है भाई। ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था। और इसके बाद ये क्वेश्चन ए और बी का, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट दोनों चलता है भाई, स्कूल से ऑफ हुआ अपने अपने घर को। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में, ये सब देख लिया था। और ये, हाँ यही जाते जाते देख ले, ये वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ ये वाला जाते जाते देखा था, थोड़ा जल्दी में देख गए थे हम लोग, तो हो सकता है कुछ लोगों को उतना क्लियर ना हुआ हो, तो मैं इसको रिपीट करके और तब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, तो इसको रिपीट किया जाए। अब ज़रा देखो क्या है ये, एक बार पढ़ लो सब लोग, एक बार समझ गए हो तब भी फिर से एक बार पढ़ लेंगे। बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। चलो किसी हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ टेकन 0, क्योंकि यहाँ पे चढ़ गए थे भाई, रमेश चढ़ गया ऊपर हाइट पे और वहाँ से इसने रिलीज़ कर दिया इस बॉल को, और ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए भाई रेडी है। आएगा जैसे ही रास्ते में ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो ये ऐसे आता गया और बॉल से यहाँ पे स्ट्राइक किया। और क्वेश्चन में गिवन है भाई कितना हाइट है इसका, दिया हुआ है कुछ, कितना 90 मीटर। ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर, किसी फ्लोर पे ड्रॉप कराए हैं। फटाफट देखते चलोगे और समझते चलोगे। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ द स्पीड, मीन्स जितना स्पीड होगा इसका, अगर स्ट्राइकिंग स्पीड ये है तो 1/10 लॉस हो जाएगा, मीन्स रिटर्निंग स्पीड वी डैश कितना हो जाएगा। अगर ये स्ट्राइक कर रहा है यू से, तो ये रिटर्निंग स्पीड है मान लो वी डैश, तो ये वी डैश कितना हो जाएगा, या v1 बोलते हैं। रिटर्निंग स्पीड मान लो मैं v1 बोलूँ, तो ये v1 कितना हो जाएगा, ये रिटर्निंग स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो v1 कितना हो जाएगा भाई, तो u स्पीड से स्ट्राइक किया, उसमें से कुछ लॉस हो गया। लॉस के लिए कह रहा है कि वो 10% लॉस हुआ है, ये कह रहा है ना। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ द स्पीड, 1/10 ऑफ द स्पीड ये लूज हो गया इसका। इट मीन्स कितना बच गया भाई, तो यहाँ पे देखो इसमें u में से u/10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बच गया कितना, तो 10u - u, डेट इज 9/10u। तो ये वाला वैल्यू हो गया रिटर्निंग स्पीड v1। ठीक है भाई। अब जब ये v1 से आगे बढ़ेगा, ऊपर हाइट कुछ गेन होगा, ऑब्वियसली उतना हाइट तो गेन नहीं होगा, क्योंकि u से स्ट्राइक किया है, u से ही थ्रो करते तो उतना हाइट जाता, बट u से तो थ्रो नहीं किए, उससे कम से थ्रो किए, 9/10 ऑफ u से किए, इसलिए ये ऊपर जाएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा कम ही हाइट में वापस आ जाएगा। और फिर जब ये स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगा v1, लेकिन रिटर्निंग स्पीड इसका हो जाएगा v2। और वो v2 कितना हो, क्योंकि देखो भाई v1 से गया, रिटर्न हुआ तो वापस आएगा तो v1 से ही स्ट्राइक करेगा। याद होगा सेम लेवल पे सेम स्पीड, इधर जाते समय अगर हमारा v1 स्पीड है तो वापसी यहीं पे जब आएगा तो v1 ही स्पीड होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम स्पीड होता ही, और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि v1 से रिटर्न हुआ तो v1 से स्ट्राइक किया, और जब v1 से स्ट्राइक करेगा तो v2 कितना होगा भाई, v2 स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से जैसे v1 यहाँ u था, अब यहाँ v1 समझा जाएगा, मीन्स v1 में से 1/10 ऑफ v1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मिलेगा हमें 9/10 ऑफ v1। लेकिन v1 खुद ही 9/10 ऑफ u है, तो ये हो गया ना 9/10 ऑफ u, क्योंकि v1 जो है वो खुद ही 9/10 u है। इट मीन्स जो स्पीड से ये वाला आया 9/10 u से ये स्ट्राइक किया, तो ये रिटर्निंग हो गया 9/10 इंटू 9/10 u,
ये हो गया रिटर्निंग स्पीड। अब दूसरी बार फिर ये जाएगा, जब फिर वापस आएगा तो ये तो इसी v2 स्पीड से आएगा भाई, लेकिन यहाँ से जब रिटर्निंग होगा वो हो जाएगा v3। तो v3 कितना हो जाएगा भाई, तो जितना से स्ट्राइक करेगा उसका 9/10, तो इससे तो स्ट्राइक करेगा, इसी से वापस आया था तो अब इसी से स्ट्राइक करेगा, इतनी ही स्पीड से स्ट्राइक करेगा। अगर फ्लोर से स्ट्राइक करने के बाद कोई 5 की स्पीड से रिटर्न हो तो वो आएगा तो 5 से ही आएगा। फिर यहाँ से मान लो 4 से निकल जाए तो ये आएगा तो 4 से ही स्ट्राइक करेगा। फिर मान लो ये 3 से अगर वापस होता है तो ये आएगा तो 3 से ही स्ट्राइक करेगा। एक्सक्यूज मी। तो v3 विल बी अगेन, वैसे ही निकाल सकते हो कि v2 में से हम लोग 9/10 ऑफ v2 सब्ट्रैक्ट करें, डेट इज 1/10 में से 1/10 ऑफ v2 सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा 9/10 ऑफ v2, 9/10 ऑफ v2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो v2 तो खुद ही ये है, यही तो v2 है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक बार और 9/10 मल्टीप्लाई होगा, जो पहले था, पहले इतना था, ऐसे ये मिला, मीन्स 9/10 एक बार और मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से ये चलता रहेगा। और u का वैल्यू हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। u का वैल्यू होगा, जब फर्स्ट टाइम ये h हाइट से फॉल किया था तो √2gh होता है। मैंने पहले भी शायद कराया होगा कि अगर कोई बॉडी रिलीज हो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये h हाइट ट्रेवल करे तो इसका जो स्पीड मिलता है वो होता है √2gh। ये होता है √2gh होता है, क्योंकि सॉल्व करते करते याद है। लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। यहाँ पे आप हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली g है, तो हम लोग चाहें तो इतने हाइट गेन करने पे क्या स्पीड होगा निकाल सकते हैं, v² = u² + 2s से। तो फाइनल वेलोसिटी जो ये u से लिख रहे हैं हम लोग, या u0 बोल दें, चलो u ही रहने देते हैं, u0 इसको समझ लेते हैं यहाँ का वेलोसिटी, क्योंकि इसको भी u इसको भी u तो लिख नहीं सकते। ये u0 है, समझो u के बदले में u0 और v के बदले में ये u लिखेंगे। तो u² जो स्ट्राइकिंग स्पीड यहाँ का है = 0² + 2 × g × s है h। s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, h। कितने हाइट से स्ट्राइक किया, मीन्स हम लोग रिलीज टाइम से स्ट्राइकिंग टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये u का वैल्यू आया √2gh, मीन्स स्ट्राइकिंग स्पीड इज √2gh। तो इसलिए ये √2gh u है। एक बार स्ट्राइक किया 9/10 ऑफ u हो गया, फिर स्ट्राइक किया फिर 9/10 ऑफ दिस हो गया, तो 2 बार 9/10 मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये थर्ड कोलिजन के बाद ये हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ कोलिजन के बाद क्या होगा, तो 4 बार 9/10, मीन्स 9/10 का पावर बोलें तो 4u हो जाएगा। फिर फिफ्थ कोलिजन के बाद जब स्ट्राइक करेगा तो एक बार और 9/10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9/10 का पावर 5 हो जाएगा इंटू u। और u क्या है भाई, तो √2gh है। तो u का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं, √2 × g का वैल्यू 10 लें और हाइट का वैल्यू 90 मीटर दिया हुआ था। तो ये कितना आ गया भाई, तो ये हो गया कितना, 1800 हो गया। तो 1800 का √ निकालेंगे तो ये हो गया कितना भाई, तो 18 × 100 दैट इज़ 10, और ये हो गया √18। √18 कितना होगा भाई, 16 होता तो 4 होता, तो ये कुछ अलग 4.2 जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 42 जैसा मिलेगा। तो ये तो खैर निकाल लेने की बात है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये तो अप्रॉक्सीमेटली हमने बता दिया कि ये है। टाइम कितना लगेगा इसको स्ट्राइक करने में, टाइम कितना लगेगा भाई, तो टाइम भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो टाइम कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ से यहाँ h हाइट 90 मीटर कवर करने का टाइम अगर निकालना हो तो इधर हम लोग टाइम चाहे तो निकाल सकते हैं। चलो भाई टाइम निकाल लेते हैं अलग से। टाइम ऑफ कोलिजन, देखो टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, लॉजिक समझ लो। टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन करने में कितना टाइम लगेगा आफ्टर रिलीज कितना टाइम लगेगा, तो भाई s हमें h कवर करने का टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन हमारा g है, डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया है भाई, एक्सेलरेशन g है, s का वैल्यू हमारा h है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ऐसा समझेंगे, u0 समझ ले इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम निकालना है तो s = ut + ½ at² अप्लाई करूँगा, ut + ½ at² अप्लाई करूँगा, और इससे हमें मिला h = u इनिशियल वेलोसिटी 0 है +½ × g × t²।
और इससे मिलेगा हमें टाइम का वैल्यू √2h/g, तो √2 × 90 और ये है 10, तो √18, √18 टाइम भाई ऑलमोस्ट 4.2 सेकेंड, ऑलमोस्ट 4.2 सेकेंड, √18 सेकेंड मीन्स 4.2 सेकेंड में फर्स्ट टाइम ये स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट टाइम ये इतना टाइम पे स्ट्राइक करेगा, 4.2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी तक के एनालिसिस में क्या पता लगा भाई, हमें तो ग्राफ प्लॉट करने थे, तो ग्राफ प्लॉट करने थे तो हमने ये एनालिसिस किया। अब ध्यान देना जरा, ग्राफ जब प्लॉट करने होंगे तो ठीक है भाई, किसका किसका ग्राफ प्लॉट करने हैं, देखो स्पीड टाइम ग्राफ, तो इधर दिखाने हैं तुम्हें स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड, मतलब अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, स्पीड तो भाई स्पीड है, स्पीड को तो भाई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो पहले जब रिलीज किया तो स्पीड था 0, तो दिखाएंगे 0, फिर जैसे जैसे ये डाउनवर्ड जाता रहा, टाइम बीतता रहा और 4.2 सेकंड पे यहाँ पे स्ट्राइक किया है, फर्स्ट कोलिजन हुआ है 4.2 सेकंड पे अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई 4.2 सेकंड तक तो ये स्पीड इंक्रीज करता गया, और वो स्पीड टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होगा, किसी टाइम पे अगर स्पीड जानना चाहेंगे, यहाँ पे अगर मान लो जानना चाहेंगे स्पीड, टी टाइम इलेप्स हुआ है तो कितना स्पीड होगा यहाँ पे v, तो v = u + 80 से हम लोग निकाल सकते हैं, u + 80 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ का जो वेलोसिटी मिलेगा वो वेलोसिटी क्या मिलेगा, तो 0 + g × t, इस तरह से स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, लीनियरली बढ़ेगा। देख रहे हो v = कांस्टेंट × t है, तो लीनियरली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। टाइम डबल तो स्पीड भी डबल, टाइम ट्रिपल तो स्पीड भी ट्रिपल, क्योंकि ये है कांस्टेंट, इसलिए इसका इंक्रीमेंट ऐसे होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में इसका इंक्रीमेंट हुआ भाई 4.2 सेकंड ये इंक्रीमेंट हुआ, कोलिजन हो गया। अब 4.2 सेकंड पे आकर के ये कोलिजन हुआ, कोलिजन से सडनली जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे ही जो रिटर्न हुआ ये, वो स्पीड, स्ट्राइकिंग स्पीड का 90% ही था, 10% तो लॉस हो गया, 1/10 लॉस हो गया, तो 90% ही रह गया, u का 90% मीन्स 9/10 रह गया। तो इसलिए ये स्पीड सडनली क्या हुआ, कोलिजन का जो टाइम लगा है उसको आपको टेंडिंग टू 0 समझना, मीन्स जैसे स्ट्राइक किया तुरंत वापस, तो वापस कितने स्पीड से, तो उससे थोड़ा सा स्पीड कम हो गया, 9/10 ऑफ u हो गया, तो 9/10 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जबकि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी u था और ये रिटर्निंग वेलोसिटी ये हो गया, सडनली चेंज हो गया, सडन चेंज। और उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, तो ये अपवर्ड जाने लग गया, तो धीरे धीरे स्पीड इसका डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिक्रीज करेगा ये, और डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्पीड 0 हो जाएगा। कब, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है भाई, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो फिर वापस भी तो आएगा भाई, उसका फिर स्पीड 0 से बढ़ता जाएगा, तो फिर 0 से देखो बढ़ता जाएगा, वैसे ही बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा भाई, जितने स्पीड से रिटर्न हुआ था उतनी ही स्पीड तक ये आएगा, और उसके बाद फिर सडनली कोलिजन होगा, तो फिर ये डिक्रीज कर जाएगा, और जितना स्पीड था वो इतना हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला हमने लिखा, ये v1 था, और ये वाला जो अब दिखने जा रहे हैं ये v2 है, 9/10 इसका, फिर से ये v2 है, यहाँ पे ये v2 है, और फिर इसके बाद फिर इस तरह से स्पीड डिक्रीज करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इस तरह से। लेकिन तुम्हें दिखाना था कम ही टाइम तक। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 90 मीटर, सब लोग सुन लेंगे, उसके बाद डाउट में डिस्कस कर दूंगा जिसको जो डाउट आया होगा। बॉल को रिलीज किया 90 मीटर से, ठीक है भाई। एट इच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ द स्पीड, 1/10 को लूज कर लिया, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया भाई 1/10 लूज करने के बाद। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t = 0 to 12 सेकंड, 12 सेकंड तक ही करना है। तो 12 सेकंड तक करना चाहते हैं तो पहले तो टाइम निकाला, इधर प्लॉट करना है टाइम को, तो पहले ये तो निकालें कि ये रिलीज करने के बाद कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक किया, तो वो निकाला हम लोगों ने कि वो टाइम लगा है कितना भाई, तो ऑलमोस्ट 4.2 सेकंड। तो 4.2 सेकंड पे यहाँ कोलिजन हुआ, और सडनली इसका स्पीड जो हमारा गेन हुआ था √2gh, स्पीड कितना गेन हुआ था, तो √2gh, जिसका की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, स्पीड का कहीं वैल्यू निकाला था, हाँ ये निकाला था, तो ये ऑलमोस्ट 42 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया, ठीक है भाई। इतने से स्ट्राइक किया,
और उसके बाद इसका 1/10 लॉस हो गया और 9/10 ऑफ इनिशियल स्पीड बच गया। और फिर ये अपवर्ड जब जाएगा, अब अपवर्ड जाएगा तो स्पीड धीरे धीरे, देखो मेरा ये वाला हाथ इस बॉल का पोजीशन बताएगा और ये वाला हाथ से मैं बता रहा हूँ स्पीड। रिलीज टाइम 0 स्पीड, धीरे धीरे आ रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, अंडर ग्रेविटी स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोलिजन, धड़ाम से कोलिजन हुआ, तुरंत स्पीड इसका थोड़ा कम, रिटर्निंग में थोड़ा कम हो गया स्पीड। फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्पीड कम होता जा रहा है, स्पीड कम होता जा रहा है, स्पीड कम होता जा रहा है, स्पीड कम होता, 0 यहाँ आकर के 0 स्पीड। फिर ये धीरे 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 आ रहा है तो फिर स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर धड़ाम से कोलिजन। कितना स्पीड, जितना स्पीड से रिटर्न किया उतना ही स्पीड से कोलिजन किया। उसके बाद फिर सडनली चेंज हो गया, 90% ही बच गया, तो 90% ही बच गया भाई, स्पीड 90% ही बच गया। उसका फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट से फिर स्पीड बढ़ना शुरू होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही 4.2 सेकंड है। तो इसके बाद फिर हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 12 सेकंड तक ही का दिखाना है, मतलब इधर ही तक का दिखाना है, तो 12 सेकंड तक ही दिखाना है। तो ये 4.2 हो गया। ये अगर 3.5 होगा तो ये समझो ऑलमोस्ट 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 के आसपास हो जाएगा। ये वाला टाइम भी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन 90 मीटर आने में 4.2 सेकंड लगा है, तो सोचो कि यहाँ से आने में तो और कम लगेगा टाइम, ऑलमोस्ट 3 सेकंड लगेगा। तो 3 सेकंड जाने का, 3 सेकंड आने का, तो यहाँ से 3 सेकंड जाने का और फिर 3 सेकंड आने का, तो इसने में हो गया 6 इधर और 4 इधर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस रीजन तक तुम दिखा सकते हो, इससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये चलता रहेगा, फिर सडनली चेंज होगा, फिर ऐसे चलेगा, ये तो भाई काम होता रहेगा इसका। फिर सडनली चेंज होगा, फिर ऐसे चलेगा, तो आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ का नेचर समझ गए किस तरह का होगा। पहले ये स्पीड गेन किया रिलीज के बाद, उसके बाद सडनली 90% बच गया, फिर स्पीड हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होकर हाईएस्ट पॉइंट, फिर इंक्रीज होकर के फिर कोलिजन, फिर 90% रह गया, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर हाईएस्ट पॉइंट में पहुँचे, स्पीड 0 हुआ, फिर वापस आए, कोलिजन हुआ। ये सब कोलिजन वाला, ये दोनों स्पीड सेम रहेगा। ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन रिटर्न करने का, और ये है फिर नेक्स्ट कोलिजन के लिए स्ट्राइक करने का, स्पीड सेम रहेगा। फिर 90% डिक्रीज होगा, फिर इसी तरह से ये काम होता रहेगा। ये बात इतना समझ गए। हाँ, कैलकुलेशन में हो सकता है ये 42 के बदले में 41 आ जाए, वो अलग मैटर है, वो तो मैं बुक में भी सॉल्व है, बुक का भी अभी दिखा दूंगा मैं सॉल्व। लेकिन ये आ गया √1800, जिसका 10 इंटू √8 था, 18 था, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये मिल गया हमें। और टाइम अप्रॉक्सीमेटली 4.2 सेकंड लगा, या 4.18 सेकंड लगा, 4.17 लगे, वो अलग बात है। क्या करने हैं, तो इस टाइम निकालने के लिए ये वाला सॉल्व किया हम लोगों ने, स्पीड निकालने के लिए देखो ये वाला सॉल्व किया, h का वैल्यू रख देंगे, मिल जाएगा कितने स्पीड से स्ट्राइक किया, रिटर्निंग स्पीड कैलकुलेट कर दिया। बोलता कि भाई थर्ड कोलिजन के बाद क्या रिटर्निंग स्पीड होगा, तो थर्ड कोलिजन के बाद V3, फोर्थ कोलिजन के बाद V4 और फिफ्थ कोलिजन के बाद V5। और अगर कोई बोले कि नहीं भाई nth कोलिजन के बाद कितना रिटर्निंग स्पीड होगा, तो 9/10 का पावर n इंटू u, क्योंकि भाई जितना कोलिजन के बाद देख रहे हो उतना पावर चढ़ता जा रहा है, तो इसलिए nth कोलिजन के बाद का रिटर्निंग स्पीड ये है, nth कोलिजन बाद का रिटर्निंग स्पीड ये है भाई v का पावर n इज इक्वल टू 9/10 का पावर n इंटू u, और u क्या है √2gh। बोलो भाई यहाँ तक में कोई डाउट है तो किसी को, बोलो भाई कोई डाउट है, समझ गए यहाँ तक? कोई बोल नहीं रहा है भाई? यस सर। तो यहाँ तक क्लियर। तो मैं इसका अब बुक वाला सोल्यूशन दिखा देता हूँ, बुक में क्या बोलता है सोल्यूशन को वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेगा। ये देखो इसी का ये आंसर है, ये मैंने आपको PDF इसका भेजा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। देखो u = 0, a = 10 लिए, 90 लिए, और इससे स्पीड का वैल्यू निकाले, टाइम का वैल्यू निकाले। देखो 4.24, 4.2 के बदले में क्या आया है यहाँ पे 4.24, तो 4.24 सेकंड पे हुआ।
और स्पीड कितना, तो √2gh, √2gh, 2g और h90, इससे मिला 30√2। 30√2 वही है, इसी को √1800 बोल सकते हैं। 30 अंदर जाएगा तो 900 हो जाएगा, 900 × 2 √1800, यही है। और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, तो 4.24 सेकेंड। तो ये 4.24 क्या आया था, 1842.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा स्पीड। 4.24 सेकेंड टाइम आया। रिबाउंड वेलोसिटी क्या होगा, तो 9/10 ऑफ स्ट्राइकिंग स्पीड, तो 9/10 ऑफ 30√2 कर दिए, इसी को 30√2 बोल रहे हैं, कर दिया। टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब एक बार कोलिजन के बाद अब कितने टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा। तो भाई टाइम निकालने के लिए हाईएस्ट पॉइंट का हम लोग निकाल सकते हैं, u/g, यही होता है। u से अगर किसी भी वेलोसिटी से v से अगर जाए तो कितने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, तो तुम्हें पता है v0/g टाइम पे। कैसे याद होगा, 40 से जाएगा तो 4 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट, 40 से जाएगा तो 4 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट, याद होगा, शॉर्टकट भी पॉइंट बताया था। 50 से थ्रो करोगे 5 सेकेंड, कैसे 50/g, क्योंकि ईच टाइम ये ईच सेकेंड में ये 10 का डिक्रीमेंट कर रहा है, g का डिक्रीमेंट कर रहा है। सो v0/g। अगर कोई v से अपवर्ड थ्रो हो तो कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे, हम लोग चाहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। अगर अपवर्ड हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा 0, इनिशियल वेलोसिटी मान लो हमने प्रोजेक्ट किया है u0 वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन है -g, टाइम का वैल्यू है t का वैल्यू मिल जाएगा, u0 से प्रोजेक्ट किए u0/g। तो इस तरह से ये v/g, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज u'/g, u' से थ्रो होगा तो u'/g, तो u'/g ऐसे करते गए। 3.81 जो मैंने बता रहा था कि ऑलमोस्ट 3.5 सेकंड जाने में लगेगा, फिर आने में लगेगा, इसलिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो 4.24 3.81 ये लग गया हाईएस्ट पॉइंट जाने का। फिर वो उधर से वापस आएगा तो फिर इतना टाइम और लगाएगा, इतना टाइम और लगाएगा, जाने का टाइम, आने का टाइम। इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो देखो ये बिफोर, ये टोटल जो है 12 सेकंड के पहले जो दिखाया कि पहले एक बार आने का टाइम 4.24 सेकंड, फिर इधर से जाने का टाइम 3.81 सेकंड, फिर इधर से वापस आने का 3.81 सेकंड। इतना ही अगर ऐड कर दें तो कितना आया भाई, तो इतना ही ऐड किया तो देखो 8.05 तक ये आ गया था 2 का, और इसमें 3.81 और ऐड किया तो 11.86, इतना ही में 12 सेकंड हो गया। मीन्स यहाँ गिरने का प्लस ये एक बार जाने का प्लस एक बार आने का, यहीं तक कोलिजन हुआ, 12 सेकंड ख़त्म हो गया। तो 12 सेकंड तक का ही दिखाना था। तो इस तरह से अब ग्राफ क्या बनेगा, तो वो ग्राफ दिखा दे रहा हूँ। ये कैलकुलेशन पार्ट दिखाया, कोई परेशानी नहीं, कैलकुलेशन पार्ट ये आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन पार्ट है ये। और इसका हम लोग ग्राफिकल पार्ट देखो, उसके नीचे दिखाया हुआ 10 द स्पीड टाइम ग्राफ। पहले स्पीड इंक्रीज हुआ, कोलिजन होने से सडनली डिक्रीज हुआ, 9/10 ऑफ u हो गया। ये हमारा u था, ये वाला u था, ये वाला है 9/10 ऑफ u, और u का वैल्यू है √1800 बोलें या फिर 30√2 बोलें, या फिर इसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो 41.2 मीटर पर सेकंड इस तरह का आया। और ये कितना आएगा, फिर से कोलिजन करेंगे तो फिर और कम होता जाएगा। तो अभी देख रहे हो ये हमारा है रिलीज टाइम, ये है रिलीज टाइम, ये है कोलिजन टाइम। जब ग्राउंड पे आया वो कोलिजन टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग है, कोलिजन इस समय हुआ और ये 1/10 डिक्रीज हो गया। फिर ये हाईएस्ट पॉइंट की तरफ चला, ये अपवर्ड मोशन है, ये वाला डाउनवर्ड मोशन है। ध्यान से समझना, रिलीज करने के बाद डाउनवर्ड मोशन हुआ, कोलिजन हुआ और डिक्रीमेंट हुआ, और फिर कोलिजन के बाद ये अपवर्ड जाना शुरू किया, ये अपवर्ड मोशन है। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट वाला है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये वाला है डाउनवर्ड मोशन। इस तरह से डाउनवर्ड मोशन करता हो, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज होगा सडनली, और ऐसे फिर चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर ऐसे चलेगा। ये काम होता रहेगा। हमें तो भाई 12 सेकंड तक का इन्फॉर्मेशन दिखाना था, 12 सेकंड तक का इन्फॉर्मेशन दिखा दिया। पहले ही 4.24 लग चुका है सेकंड, उसके बाद 3.1 और लगा, उसके बाद 3.1 और लगा, 11.86 तक तो ऐसे ही आ गए थे। फिर थोड़ा सा कोलिजन यहाँ पे भी 9/10 हो गया, और उसके बाद ये
ऐसे चला जाएगा। ये डिक्रीमेंट जो दिखा रहे हैं वो इतना दिखा रहे हैं, इसमें इस वाले ग्राफ में इतना दिखा रखा है ये, तो इसके बाद ये ऐसे चलेगा। हालांकि इतना स्केल दिखाना नहीं चाहिए, 90% रिटेन करना मतलब यहाँ तक आना चाहिए था। देख रहे हो, इसका 90% रिटेन करना मतलब इतना ही इसे दिखाना चाहिए था इसको। खैर बड़ा बड़ा दिखा दिया। तो ये इस तरह से काम होगा। बोलो क्लियर है? अब तो क्लियर है भाई? जो जाते जाते लास्ट टाइम नहीं समझ पाया था वो तो अब क्लियरली समझ गया। अरे कुछ तो बोलो भाई। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसको हटा रहा हूँ अब। अरे बार बार मेरा। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करो तो भाई। देखो एक बार क्या कह रहा है ये। Look at the graph given below carefully and state region which of these graph cannot possibly represent one dimensional motion of the particle। कौन ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन कौन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। कौन नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है भाई? क्या फर्स्ट वाला वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बार देख लोगे तो लगेगा अरे यार ये तो तुच्चा सा क्वेश्चन था, जो बेकार था। खाली एक ही बार समझने की ज़रूरत है। क्या ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? xt ग्राफ दिया हुआ है, इधर x है इधर t है। अरे ठीक है भाई, वन डायमेंशनल मोशन होता है तो क्या होता है? x के साथ टाइम के साथ हमारा x बढ़ता जा रहा। चलो भाई, अगर ये स्ट्रिंग पे वापस भी आ जाए चींटी ऐसे जा रहा था, टाइम के साथ x बढ़ता जा रहा था। टाइम के साथ मान लो x बढ़ता जा रहा, ये x है इधर टाइम है, टाइम के साथ x बढ़ता जा रहा है, चींटी आगे। अब वापस जो है अगर आने लग जाए तो कोई बात नहीं है भाई, वापस आएगा तो फिर टाइम के साथ वो धीरे धीरे x कम होने लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर से समझो, चींटी आगे जा रहा, देखो t = 0 टाइम, यहाँ आया t = 1, यहाँ आया t = 2, यहाँ आया t = 3, यहाँ आया t = 4, फिर यहाँ से वापस आने लग गया t = 5, यहाँ आने लग गया t = 6 पे, ये आया मान लो t = 7 पे। वन डायमेंशनल मोशन एक ही लाइन पे स्ट्रिंग पे है। तो x का क्या हुआ? अब यहाँ से हम लोग x भी जरा देखें, इस डायरेक्शन में x भी हम लोग काउंट करें भाई। तो यहाँ देख रहे हो कि t = 0 पे मान लो x 0 था, t = 1 सेकंड पे कुछ तो आया, 2 मीटर आया, 4 मीटर आया, 7 मीटर आया, 10 मीटर आया। तो भाई पहले 0 था, 1 सेकंड पे देखा 2 मीटर पे आ गया भाई, फिर 2 सेकंड पे देखा तो 4 हो गया, चलो ठीक है भाई, और फिर देखा तो 7 हो गया भाई। कब? ये t = 2 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, इधर 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 3 सेकंड के बाद क्या हुआ? 4 सेकंड, 4 सेकंड पे भी ये और बढ़ता गया और x बढ़ता गया भाई। तो ठीक है भाई, 4 सेकंड पे ये यहाँ आ गया, 4 सेकंड पे यहाँ है, x बढ़ता ही गया। फिर 5 सेकंड पे लेकिन क्या हो गया? अब ये 7 पे आ गया, मतलब 5 सेकंड पे यहाँ आ गया। 6 सेकंड पे क्या हो गया? तो अब x का वैल्यू और कम हो गया। ठीक है भाई, 6 सेकंड पे यहाँ आ गया, 7 सेकंड पे यहाँ आ गया भाई, 7 सेकंड पे यहाँ आ गया, और हो सकता था 8 सेकंड पे यहीं आ जाता, तो 8 सेकंड पे यहीं आ जाता, तो यहीं पे आकर के ऐसे हो जाता भाई। तो ये इस तरह से वन डायमेंशनल मोशन में ऐसा हो सकता है। अब एक ही डायरेक्शन में चलता जाए जा सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है भाई। x हमारा टाइम के साथ ये इस तरह से भी चल सकता है। लेकिन ये वाला क्यों नहीं है, ये जरा समझना। ये कह रहा है कि एक ही टाइम पे मान लो 2 सेकंड पे x 1 भी है और x 5 भी है, मतलब एक ही टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे है। x = 1 पे भी है और x = 5 पे भी है। दो पोजीशन एक टाइम पे
ऐसा वन डायमेंशनल मोशन में नहीं होता है, ऐसा किसी भी मोशन में नहीं होता। एक ही टाइम पे दो दो जगह कैसे पहुंच जाएगा भाई? कोई मोशन हो रहा है तो चींटी एक टाइम पे कहीं एक ही जगह तो होगा, दो दो जगह कैसे हो जाएगा? ये तो डबल रोल तो मूवीज में होते हैं भाई। डबल रोल है, जेल में बंद है और उधर मर्डर भी कर दिया, फिर जेल में बंद भी है, तो ये तो डबल रोल जो होता है वो तो मूवीज में होते हैं भाई। इमेजिनेशन, चींटी कभी डबल रोल नहीं करेगा कि यहाँ पे रह करके x=1 पर का 5 स्टार खा रहा है और x=5 का भी 5 स्टार खा रहा है। ये दोनों काम कैसे कर लेगा एक चींटी? एक ही टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकते, एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकते, इसलिए ये इम्पॉसिबल। वन टाइम ओनली वन पोजीशन, चाहे वो इंक्रीज करता रहे डिक्रीज करता रहे जैसा भी रहे, एक टाइम पे एक पोजीशन, एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं होगा। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप खेल भी रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। या आप पढ़ भी रहे हो और उधर प्लेग्राउंड में आपका जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप खेल भी रहे हो। कोर्ट तो बोलेगा चाहे तो पढ़ रहा था या तो फिर उधर खेल रहा था या मर्डर कर रहा था। तो ये रियल लाइफ में नहीं होता, इसलिए ये नहीं हो सकता। वन टाइम टू पोजीशन नॉट पॉसिबल। वन टाइम टू पोजीशन, पोजीशन मीन्स एक्स, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें, इसमें भी तो वही बीमारी है, एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे बोल रहे हो भैया? एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे बोल रहे हो? ये भी नहीं हो सकता। सेम लॉजिक यहाँ देखो, स्पीड टाइम, स्पीड यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे पोजीशन नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये पोजीशन था। एक टाइम पे दो पोजीशन, सेम लॉजिक नहीं है। एक टाइम पे दो पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल रहा है एक टाइम पे दो स्पीड, एक टाइम पे दो वेलोसिटी। कैसे भाई? एक टाइम पे कहीं एक ही जगह रहोगे और कुछ एक ही वेलोसिटी तो रखोगे, जो भी रखोगे एक, चाहे पॉजिटिव रख लो भाई चाहे नेगेटिव रख लो। वन टाइम वन वेलोसिटी होना चाहिए, वन टाइम टू वेलोसिटी नॉट पॉसिबल। इसका ये यहाँ देखो, स्पीड टाइम ग्राफ, तो क्या स्पीड, चलो भाई स्पीड बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। जितना टाइम 2 सेकंड पे ये स्पीड, 3 सेकंड पे ये स्पीड, 4 सेकंड पे ये स्पीड, 5 सेकंड पे 0 स्पीड और 6 सेकंड पे निगेटिव स्पीड। ऐसा नहीं होता, स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। स्पीड है भैया, वेलोसिटी नहीं है। स्पीड इज नेवर निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ स्पीड निगेटिव दिखा रहा है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता करेक्ट हो जाता, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ये टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ मतलब समझो एक तरह से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इधर टाइम है, तो टोटल पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं करता। अगर ये xt ग्राफ होता तो मान लेते, xt ग्राफ देखो भाई, x ज़्यादा हुआ फिर इधर वापस आने लग गया तो कम हो गया x, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नहीं कम हो सकता। देखो यहाँ से यहाँ गया, मान लो 10 मीटर गया और फिर वापस आने लगे तो डिस्टेंस तो 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16। डिस्टेंस तो कभी कम नहीं होगा, चाहे तुम उधर जाओ चाहे डायरेक्शन चेंज कर लो, बट डिस्टेंस में तो ऐड ही होगा। तुम वापस भी आओगे तब भी डिस्टेंस ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है जो डिक्रीज भी हो जाए। इसलिए टोटल पाथ लेंथ बोल रहा है, इट मीन्स डिस्टेंस बोल रहा है, एंड डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। आप वहाँ रुक जाओ, डिस्टेंस 10 पे था 10 पे रह जाएगा। रुक जाओगे तो चलोगे तो कहीं भी चलोगे, चाहे तुम सेम पाथ पे वापस भी क्यों ना आ रहे हो, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस तो ऐड होता है। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता भाई, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। इट मीन्स आउट ऑफ 4 ऑप्शन कोई भी ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं है। सबके लॉजिक लिख दिया हमने, समझ गए या कोई डाउट है किसी को? निखिल क्लियर है? चिराग? स्पीड
इसलिए नहीं होती क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर स्पीड कभी नेगेटिव इसलिए नहीं होती क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि कोई स्केलर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कहाँ से सीख लिया तुमने? स्केलर है तो नेगेटिव नहीं होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल चार्ज स्केलर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। डिक्रीज नहीं कर सकता, डिस्टेंस का नेचर ही है। स्पीड जो है वो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड कैसे कभी ये हो जाएगा, निगेटिव कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी हो तब ना उसको डायरेक्शन मिलता है। तो जिधर पॉजिटिव लिए हो उसी डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो पॉजिटिव, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो नेगेटिव। स्पीड है, स्पीड का मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इधर जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर पर सेकंड, 0 हो गया, फिर इधर आने लग गया तो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है। कभी स्पीडोमीटर में देखा है कि ये 0, 1, 2 करते हुए बाइक में देखा होगा और कार में देखा होगा 120 है तो 180 है। तो कभी ये देखा कि 0 से इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा? स्पीड कभी निगेटिव होता है क्या? 0 से इधर, यहाँ 0 रहे और इधर -20 से। कभी कार -20 से जा सकता है या -30 से जा सकता है। स्पीडोमीटर कभी निगेटिव नहीं दिखाता। आप कार इधर ले जाओ तब भी 60 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हो, इधर ले जाओ तब भी 60 किलोमीटर पर आवर ही बताएगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं बताता। स्पीड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, वो तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कभी थोड़ी निगेटिव होता है, डिस्टेंस तो डिक्रीज ही नहीं होता। जहाँ से भी टाइम काउंट स्टार्ट किया, डिस्टेंस कुछ हो गया तब उससे कम नहीं होगा, उससे बढ़ता ही जाएगा। मोशन हुआ चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, डिस्टेंस में तो ऐड ही होना। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यह है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जो चीज़ बढ़ता रहे उसका रेट तो पॉजिटिव ही रहेगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। स्पीड में डायरेक्शन ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ही नहीं है, ये कभी निगेटिव स्पीड नहीं हो सकता। स्केलर के चलते नहीं है। स्केलर तो चार्ज भी है, बट चार्ज निगेटिव भी होता है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है। स्केलर से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्केलर से मतलब नहीं है। इसका नेचर है ऐसा कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी होता, अब इसके बदले में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे हो तो एक्सेप्टेबल है, करेक्ट है। उधर देखो, अगर ये एक्सटी ग्राफ होता, एक्सटी ग्राफ, तो ये ऐसे x बढ़ा फिर x डिक्रीज हुआ, फिर x बढ़ा फिर x डिक्रीज हो गया। मतलब समझो कि एक पेंडुलम है और ये ऐसे चल रहा है। यहाँ से हम लोग, ये x एक्सिस है और ये पेंडुलम यहाँ आया तो x बढ़ गया, x बढ़ा, फिर जब वापस आने लग गया x डिक्रीज होकर 0 हुआ। फिर ये इधर निगेटिव भी जा सकता है। अगर यहाँ पे ऑरिजिन फिक्स करते हैं तो बढ़ा घटा, बढ़ा फिर घट गया, फिर मैक्सिमम हुआ फिर 0, फिर मैक्सिमम फिर डिक्रीज होकर 0, ये वाला चलेगा। यहाँ ऑरिजिन फिक्स कर दिए तो ये है 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है भाई, एक लाइन पे मोशन हो रहा है। समझो कि स्प्रिंग लगा दिया एक मास के साथ और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो 0 मैक्सिमम, फिर आया 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे चलेगा। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन में रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। वेलोसिटी ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये सब भी हो सकता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये एक्सेप्टेबल है। वेलोसिटी हमारा देखो, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, फिर यहाँ से देखें, यहाँ से देखें वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी निगेटिव, फिर वेलोसिटी इधर ही जा रहा है, निगेटिव 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 ही है वेलोसिटी, और फिर ये पॉजिटिव होने लग गया, इधर जाने लग गया तो फिर पॉजिटिव होने लग गया। तो इस तरह का हम लोग चैप्टर 14 में देख सकते हैं। आपको समरी याद रखना चाहिए क्या भाई? वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0। एक्सेलरेशन वेक्टर है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0, कैन बी निगेटिव। स्पीड हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। x हमारा निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी हमारा डिक्रीज ही नहीं हो सकता और डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं हो सकता। स्पीडोमीटर हमेशा स्पीड बताता है और इसलिए कभी किसी कार में आप 0 लेफ्ट एक्सट्रीम पे देखोगे, इधर ही तक तुम्हें दिखाएगा, यहाँ से यहाँ 0 से लेकर के 180 दिखा रहा है तो 0 से 180 नहीं दिखाएगा। 0 से निगेटिव कभी नहीं दिखाता क्योंकि स्पीड निगेटिव होता ही नहीं है। चलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो वही है, उसी का ये रीजनिंग दिया हुआ है भाई, उसी का ये रीजनिंग दिया हुआ है। आप पढ़ लोगे, अपने आप पढ़ लोगे, समझा तो दिया ही है। देखो फर्स्ट वाले का रीजनिंग दे रहा है, एक टाइम पे दो पोजीशन था। द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन बिकॉज एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल विल हैव टू पोजीशन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशनल मोशन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो सेकंड वाले में क्या लिख रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक ही टाइम पे डबल होना। तो दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन बिकॉज एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल विल हैव वेलोसिटी इन पॉजिटिव एज वेल एज इन नेगेटिव डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव भी रह जाए, नेगेटिव भी रह जाए, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, पॉसिबल नहीं है। तो ये रीजनिंग तो आप देख लोगे, मैंने समझा ही दिया है। अब नेक्स्ट पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3.17 है। एक बार जल्दी से सोच लो भाई। एक बार जल्दी से सोच लेंगे। सोच लिए? घर पे भी तो सोचा होगा भाई, होमवर्क देते हैं तो ऐसे ही रख तो नहीं देते। फिगर बिलो शोज एक्सटी प्लॉट। देखो ये एक्सटी ग्राफ है भाई, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 इधर वाला है भाई, और t ग्रेटर देन 0 इधर वाला है। आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या टाइम निगेटिव हो सकता है? क्या टाइम निगेटिव हो सकता है भाई? हाँ बोलो। तो यहाँ तो दिखा रहा है कैन टाइम बी निगेटिव। क्वेश्चन मान लो ये है तो यस, टाइम कैन बी निगेटिव। देखो टाइम निगेटिव दिखा रहा है। t इज इक्वल टू 0 यहाँ है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ है, t इज इक्वल टू -1 सेकेंड यहाँ है, और यह है t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। ऐसे दिखा सकते हैं। देखो कुछ लोग समझते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्चुअली में वो दूसरा चीज़ समझ रहे हैं। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, ये जहाँ भी बोला जाता है या लोग समझते हैं, वो सिर्फ टाइम निगेटिव नहीं हो सकता मतलब डेल्टा टी निगेटिव नहीं हो सकता। डेल्टा टी निगेटिव नहीं हो सकता। डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम हमेशा इलैप्स होता रहता है, टाइम हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, टाइम कभी वापस नहीं आता। तो डेल्टा टी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब फाइनल टाइम, अगर तुम 4 PM पे पढ़ना शुरू किए तो भाई 5 PM तक पढ़े तो 1 आवर पढ़ा। ये नहीं कि 4 PM तक पढ़ना शुरू ही किया था और 3 PM तक पढ़ा, ये नहीं होता। मतलब 3 PM ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे वाला 3 PM, वो नहीं काउंट करने। मतलब टाइम हमेशा बढ़ रहा है, किसी का टाइम वापस नहीं आता है, तो टाइम निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब डेल्टा टी निगेटिव नहीं होता है, ये बोलने का सेंस होता है। टाइम तो निगेटिव होगा भाई, क्यों नहीं होगा? देखो हमने t इज इक्वल टू 0 यहाँ सेट किया। t इज इक्वल टू 0 जब ये चल रहा था, चींटी चल रहा था, ऐसे चलता हुआ जा रहा था बेचारा चींटी। नोबिता आया इस चींटी का एनालिसिस करने के लिए। जब चींटी यहाँ था तब नोबिता ने अपना स्टॉप वॉच प्रेस कर दिया, t इक्वल टू 0, टाइम काउंट स्टार्ट। तो टाइम काउंट स्टार्ट तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, नोबिता से पूछा जाए। और 2 सेकंड पे कहाँ है तो नोबिता बोलेगा यहाँ है। 3 सेकंड पे कहाँ है तो यहाँ है बोलेगा। लेकिन जब तुमने टाइम काउंट स्टार्ट किया था उससे 2 सेकंड पहले कहाँ था चींटी, तो नोबिता बोलेगा 2 सेकंड पहले यहाँ था चींटी। तो ये कौन सा टाइम? तो ये -2 सेकंड, क्योंकि t इक्वल टू 0 टाइम काउंट तुमने जब यहाँ स्टार्ट किया तो इसके आगे के टाइम के लिए तो आप बता दोगे कि t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 4 है, लेकिन इसके पहले के टाइम को कैसे रेफर करेंगे? तो निगेटिव टाइम बोल के रेफर करेंगे कि इससे 2 सेकंड पहले, इससे 4 सेकंड पहले। तो टाइम निगेटिव हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि हमने 0 कहाँ सेट किया।
जीरो यहाँ सेट कर लोगे तो यही वाला टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जीरो यहाँ सेट कर लोगे ये टाइम पॉजिटिव हो जाएगा। तो टाइम नेगेटिव हो सकता है मीन्स जहाँ से हम लोगों ने टाइम काउंट स्टार्ट किया उससे पहले के टाइम को रेफर करने के लिए टाइम बोलेंगे नेगेटिव है, नेगेटिव टाइम, इधर पॉजिटिव टाइम। तो टाइम कैन बी नेगेटिव बट डेल्टा टी जो फाइनल टाइम है वो तो हमेशा बड़ा ही होगा ना इनिशियल टाइम से, इसलिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो जो लोग लूज सेंस में बोलते हैं कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, उसका सेंस ये होता है कि टाइम रिवर्स नहीं हो सकता। टाइम कैन नॉट बी रिवर्स मीन्स टाइम जो है हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, टाइम कभी वापस नहीं आता। मीन्स डेल्टा टी नेगेटिव नहीं होता, ये डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन्स टाइम फाइनल हमेशा लार्जर देन टाइम इनिशियल होगा, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज के डेट का जो 4 PM है, 4 PM है, वो फिर वापस नहीं आएगा। आज के डेट का 4 PM वापस नहीं आएगा। 4 PM के बाद 5 PM होगा, 6 PM होगा, फिर नेक्स्ट डे का 4 PM आएगा, लेकिन आज के टाइम से पहले वाला वापस नहीं आएगा। तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ऐसा बोलने वाले बोलते हैं इस सेंस में कि डेल्टा टी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बोलना रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक कंफ्यूजन तो दूर हुआ भाई, टाइम कैन टाइम बी नेगेटिव, तो यस डिपेंड्स ऑन ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन t इज इक्वल टू 0 पॉइंट कहाँ है, कहाँ तुमने किया, उस हिसाब से नेगेटिव हो सकता है। बट डेल्टा टी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, डेल्टा टी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम फाइनल हमेशा ग्रेटर देन टाइम इनिशियल है, हमेशा टाइम इलेप्स होता है, आगे ही बढ़ता है। टाइम नेवर गोज बैक, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये रिवर्स्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो टाइम की बात हो गई, क्वेश्चन में ये पूछा नहीं, अब क्या पूछा वो तो देखा जाएगा। फिलहाल ये हमने टाइम का डिस्कशन कर दिया। टाइम नेगेटिव हो सकता है t इक्वल टू 0 से पहले के टाइम को रेफर करने के लिए माइंड में सेट रखना। t इक्वल टू 0 टाइम जो भी आपने सेट किया उससे पहले के टाइम को रेफर करना है, नेगेटिव बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है भाई, वन डायमेंशनल मोशन, इज इट करेक्ट टू से दैट फ्रॉम द ग्राफ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 मतलब t इक्वल टू 0 टाइम से पहले वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोलिक पाथ और पहले स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या ये ग्राफ से बता सकते हैं? पूछ रहा है कि क्या ये बोलना ठीक रहेगा इस ग्राफ से कि पार्टिकल पहले स्ट्रेट लाइन में t लेस देन 0 के लिए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था और t ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोलिक पाथ में। ये पैराबोलिक की तरह दिख रहा है भाई, पाथ और ये है xt ग्राफ, दोनों हैं अलग चीज, ये अलग हैं। पाथ का मतलब क्या? ट्रेजेक्टरी। पाथ मतलब ट्रेजेक्टरी। तो ये थोड़ी देखो, ये बोल रहा है कि x हमारा यहाँ पे इस टाइम पे x 0 है, मतलब पोजीशन 0 है। x हमारा 0 है, मान लो ये x है, इधर टाइम है, तो कह रहा है कि x हमारा 0 है, x 0 है इस टाइम पे -2 सेकंड पे। t इज इक्वल टू -2 सेकेंड, t इज इक्वल टू -1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस तरह से है। बहुत अच्छे। तो -2 सेकेंड पे ये x 0 है, यही है, मतलब चींटी यही है। ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है तुम्हें, ये यही बता रहा है कि t इज इक्वल टू -2 सेकेंड पे चींटी x इक्वल टू 0 पे था। ठीक है, इधर x एक्सिस है मान लो, और मैं मोशन दिखाने वाला हूँ। -2 सेकेंड पे भी वही था, -1 सेकेंड पे भी वही है, 0 सेकेंड पे भी वही है, मतलब रेस्ट में है। इसका मीनिंग समझो, ये xt ग्राफ है, ये पाथ बताने वाला ग्राफ नहीं है। ये पाथ नहीं बता रहा भाई, ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ है। ये बता रहा है कि t इज इक्वल टू -2 सेकेंड पे यहाँ था, x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2 सेकेंड पे है, x इक्वल टू 0 पे।
t इज इक्वल टू -1 सेकंड पे भी x इक्वल टू 0 पे है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे भी x इक्वल टू 0 पे है, मतलब चींटी यहाँ पे सोया हुआ है। हमने जब टाइम काउंट स्टार्ट किया उससे 1 सेकंड पहले भी सोया हुआ था वहीं पे, उससे 2 सेकंड पहले भी सोया हुआ था वहीं पे, वही हमारा x इक्वल टू 0 था। यहाँ पे हम लोग ये xt ग्राफ है, सब लोग ध्यान से देखो, मैं 2 मिनट पहले से वापस आ रहा हूँ, बीच में नेटवर्क का इशू आ गया। ये xt ग्राफ है, ये चींटी का पाथ नहीं बता रहा है, ये तो x वर्सेस टाइम बता रहा है। चींटी का पाथ ऐसे है कि इधर जाएगा और फिर इधर जाने लग जाएगा, फिर इधर जाने, ये पाथ नहीं, ये पाथ इंडिकेट नहीं कर रहा है भाई। पाथ इंडिकेट तब करता जब ये इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस दिखाया जाता, टाइम नहीं आता कि भाई चलो भाई x ये इधर इतना चला और इधर इतना चला, अब यहाँ से यहाँ चलता वही ऐसे ऐसे जा रहा है। तो जब y और x का ग्राफ होता तो ये पता लगता कि ये पाथ है, ये पाथ है। चींटी यहाँ से यहाँ आया, ये समझो कि फ्लोर है और ये चींटी हमने रख दिया बीच में, अब ये चींटी ऐसे चलता हुआ जा रहा है तो इसका पाथ दिखता। तो इसमें क्या होता कि इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस, तो y और x का ये ग्राफ होता, तो बोलते कि भाई अभी 2 पे है और इधर अभी 4 3 पे आ गया, इधर हमारा 5 और 6 पे आ गया, इस तरह से। तो ये पाथ बनता, y x ग्राफ को हम लोग पाथ बोलते हैं। पाथ का मतलब है y एज ए फंक्शन ऑफ x रहे, मीन्स y x में रिलेशन को बोलते हैं पाथ। रिलेशन बिटवीन x एंड y इन द ग्राफ, अगर xy ग्राफ हो, रिप्रेजेंट पाथ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स पाथ ऑफ मोशन। ये पाथ ऑफ मोशन बताता। अगर ये एक्स वाई कर्व होता तो ये तो नहीं है, ये तो एक्स टी कर्व है, किस टाइम पे क्या एक्स है ये बता रहा है कि किस एक्स पे कितना वाई है, किस एक्स पे कितना वाई है, किस एक्स पे कितना वाई है। मतलब इधर चींटी 4 मीटर पे है तो वाई हाइट कितना है भाई उसका, उस समय कितने हाइट पे है, तो ये 3 मीटर पे है। जब ये 5 पे आया तो कितने हाइट पे है, तो 6 पे है। तो ये पाथ बताएगा, वाई एक्स ग्राफ हो तो पाथ बताएगा। ये बता रहा है कि वेरियस टी पे क्या एक्स है, ये बता रहा है कि वेरियस एक्स पे क्या वाई है। तो जब एक्स और वाई दोनों दिखने लग जाए तो पाथ दिख जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्लोर पे खड़े रहेंगे तो एक तरफ एक्स देखेंगे एक तरफ वाई देखेंगे। अब चींटी ऐसे ऐसे जा रहा है तो वाई एक्स अगर साथ साथ दिखे तो वो पाथ है, बट एक्स टी अगर है तो ये तो ग्राफ है, टाइम थोड़ी ना हमें दिखेगा। टाइम तो भाई इधर क्लॉक में आगे बढ़ता रह रहा है, तो यहाँ पे टाइम के साथ एक्स का दिखा रहे हैं। तो अगर ये एक्स एक्सिस है सपोज और इस पे मोशन होना है, एक्स डायरेक्शन में मोशन होना है, तो ये कह रहा है कि -2 सेकंड पे यहाँ था, x इक्वल टू 0 पे था, देखो x इक्वल टू 0 पे, -1 सेकंड पे भी x इक्वल टू 0 ही है, -½ सेकंड पे भी 0 है, 0 सेकंड पर भी 0 है। 0 सेकंड के बाद ये x बढ़ना शुरू होता है, 0 सेकंड के बाद ये x बढ़ना शुरू होता है। इट मीन्स 0 सेकंड के बाद चींटी बढ़ेगा, कुछ x बना, फिर 1 सेकंड पे कुछ और x बना भाई, ठीक है भाई, यहाँ आ गया, समझो यहाँ आ गया, 2 सेकंड पे यहाँ आ गया, बढ़ता गया। मतलब अब टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, मतलब अब ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। मीन्स मोशन इज टेकिंग प्लेस आफ्टर t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये क्या था, रेस्ट में था, और इधर क्या है, ये मोशन में, क्योंकि x इज चेंजिंग। यहाँ x पोजीशन इज नॉट, x मतलब क्या, पोजीशन, x मतलब क्या है भाई, तो पोजीशन, x पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। और अगर पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ, नॉट चेंजिंग विद टाइम, और जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे तो इसी को तो बोलते हैं रेस्ट। When x is not changing with time, टाइम इलैप्स हो रहा है, बट x चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब सोया पड़ा है वो। और यहाँ पे क्या है, मोशन में है, क्योंकि पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम, x इज चेंजिंग विद टाइम। पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम, इसलिए ये मोशन है, इधर रेस्ट है, ये बता सकते हैं। पाथ नहीं बता सकते बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पाथ। xt ग्राफ पाथ नहीं बताता, ये तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताता है, ये तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताता है। और ये कह रहा है कि कुछ टाइम तक तो ये बेचारा रेस्ट में था, उसके बाद मोशन करना शुरू किया। क्लियर है यहाँ तक?
क्या मैं इस ग्राफ से बोल सकता हूँ कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन जीरो? टी लेस देन जीरो के लिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पैराबोलिक पाथ? नहीं भाई, ये पाथ थोड़ी है। अगर ये वाई एक्स कर्व होता तो ये होता ऐसा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ नहीं रिप्रेजेंट करता है, सजेस्ट सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बताओ भाई कोई एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यही मैंने बता दिया, देखो अभी कि चींटी रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, सोया हुआ है। जैसे ही टाइम काउंट स्टार्ट किए मोशन भी स्टार्ट हो गया। समझो कि जो टाइम काउंट टी इक्वल टू जीरो वाला जो प्रेस करते हैं ना, वो उसमें मान लो ऐसा था वो क्लॉक कि उसमें जैसे स्टार्ट किया टी इक्वल टू जीरो तो उसको साउंड निकला तो वो चींटी सुन लिया, वो भागने लग गया। या चींटी को छोड़ो, चूहा था मान लो, रैट था या कैट था, जो भी था जिसको साउंड हुआ तो भागने लग गया। उसके पहले बेचारा सोया हुआ था, डॉग था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, 1 घंटे से पड़ा हुआ था, 1 घंटे से समझो पड़ा हुआ था। t इज इक्वल टू -1 आवर, t इक्वल टू -2 आवर, मतलब समझो कि 2-2 घंटे से सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने टाइम काउंट स्टार्ट किया t इक्वल टू 0, ये जो खट मारा ना, तुरंत वो उठ गया और चलने लग गया। तो एक्सचेंज होने लग गया टाइम के साथ। ये कंडीशन बन सकता है। कुछ समझ में आया? वाई एक्स ग्राफ रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पाथ, बट एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स पोजीशन एट वेरियस टाइम। और ये बता रहा है कि इधर रेस्ट में है और इधर मोशन में है। क्लियर है? दोनों डिफरेंट बात है। पाथ होना, दैट इज y इज इक्वल टू वाई एज ए फंक्शन ऑफ x होना, ये अलग चीज़ होता है। और एक्स टी ग्राफ ये बता रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन एट वेरियस टाइम। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये दोनों अलग अलग बात है। तो सर मतलब इसका मेन रीजन यही है कि t इज लेस देन 0 में विद टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। देख रहे हो, t इज इक्वल टू -2 पे देखो, -1.5 पे देखो, -1.2 पे देखो, -1 पे देखो। एक्सचेंज लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। x 0 का 0 ही बना हुआ है भाई। तो x 0 है मतलब वहीं पे, अब डॉग है यहीं पे डॉग है बैठा हुआ है, यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं x इक्वल टू 0। 2 घंटा पहले भी ऐसे ही खड़े थे और डॉग यहीं पे सोया हुआ था। x इक्वल टू 0 पे मैंने प्रेस किया, अब डॉग चलने लग गया। x पहले 0 था, अब x 2 हो गया, x 5 हो गया, 10 हो गया। x इज चेंजिंग विद टाइम। लेकिन कब? t इक्वल टू 0 खट मारा, उसके बाद। उसके पहले सोया हुआ था, उसके पहले तो भाई रेस्ट में था। क्लियर है सबको? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो। कॉन्टेक्स्ट वाला यही है, ऐसा सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट बताओ जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो मैंने बताया कि आप चींटी ले लो या डॉग ले लो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे खड़ा हो गया, ये मेरे बगल में डॉग आ गया, वो बेचारा सोया हुआ है और मैं भी खड़े हूँ। अभी टाइम काउंट स्टार्ट ही नहीं किया है, वो बेचारा सोया हुआ है। टाइम काउंट नहीं स्टार्ट किया। मैंने मंगवाया किसी से, भाई क्लॉक लाओ, क्लॉक ला के दे दिया, तब तक ये सोया ही हुआ है। अब मैं t इक्वल टू 0 प्रेस करूँगा, t इक्वल टू 0 प्रेस किया तो समझो कि ये खट से आवाज़ हुआ, हो सकता है आवाज़ हुआ। उससे क्या हुआ? आवाज़ हो चाहे ना हो, मतलब उसी टाइम पे ये डॉग आगे जाना शुरू कर दिया। तो इसका एक्स ग्राफ क्या होगा? इसका एक्स ग्राफ यही होगा, t इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे ऑरिजिन पे कुत्ता पड़ा हुआ था, यहाँ पे डॉग, और जैसे ही t इक्वल टू 0 टाइम काउंट स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 भागा, x इज इक्वल टू 4 और आगे के टाइम में x इक्वल टू 5 हो गया। वो भागता जा रहा है, उधर जाता जा रहा है। पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम मीन्स मोशन है। लेकिन t इक्वल टू 0 से पहले 1 सेकंड पहले सोया हुआ था, x इक्वल टू 0 था। 2 सेकंड पहले सोया हुआ था, x इक्वल टू 0 था। 3 सेकंड पहले x इक्वल टू 0 था। 4 सेकंड पहले x इक्वल टू 0 था। जब तक ये ऐसे चल रहा है मतलब x 0 0 0 ही है। सारे टाइम पे x 0 है, मतलब वो क्या रेस्ट में था,
जैसे ही टाइम काउंट स्टार्ट किया चलना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। उसमें भी जो भाग रहा है उसका भी एनालिसिस करो अगर, यहाँ तो देखो कि पहले कम वेलोसिटी से, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी, तो पहले कम स्लोप है, फिर ज़्यादा स्लोप है, फिर और ज़्यादा स्लोप है। इट मीन्स पहले तो धीरे धीरे जा रहा था ऐसे ऐसे करके, बाद में ये ऐसे ऐसे करके जाने लग गया, स्पीड बढ़ाया और उसके बाद वो दौड़ने लग गया। मोशन तो हो रहा है बट मोशन में भी देख रहे हो एक्सेलरेटेड मोशन है। पहले वेलोसिटी जीरो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, वेलोसिटी जीरो, देखो ये एक्सटी ग्राफ है तो इसका टेंजेंट यहाँ देखो जीरो, यहाँ देखो जीरो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जीरो एंगल बनाएगा, टेन जीरो जीरो, क्योंकि यही है टेंजेंट और यही है टाइम एक्सिस, तो जीरो एंगल बनाएगा। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, और ये हो गया tan थीटा, tan 0 0, tan 0 0, tan 0 0 मीन्स वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे यहाँ तक वेलोसिटी जीरो है, इसके बाद tan थीटा आएगा कुछ, उसके बाद tan अल्फ़ा कुछ और आएगा, tan बीटा फिर कुछ और आएगा, फिर tan गामा कुछ और आएगा, बढ़ता जा रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये सबको तो दिख रहा है भाई कि स्लोप यहाँ देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। इट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन, दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है फॉर t greater than 0 एक्सेलरेटेड मोशन अकर्स। समझ में आया? अब तो समझ में आया। मोशन तो हो ही रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, बिकॉज एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, दैट स्लोप इज इंक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। बोलो भाई ठीक है? अब तो ठीक है। तो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसका आंसर दिया होगा तो मैं दिखा देता हूँ इसका। देखो इसका आंसर के नाम पे एस.एल. अरोरा में या किसी और बुक में क्या ये कह रहा है कि इधर स्ट्रेट लाइन और t greater than 0 के लिए पैराबोलिक पाथ, तो आंसर में लिखा नो भाई, ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, बिकॉज द एक्सटी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ फॉलोड बाई ए पार्टिकल, पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ नहीं बताता ये। फ्रॉम द ग्राफ, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब भी होता है पाथ। जैसे हम लोग बाउंड्री लाइन पे फील्डर ने फील्ड किया बॉल को और विकेट कीपर धोनी के तरफ थ्रो कर दिया, तो ये थ्रो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। ये पाथ ऑफ द बॉल, पाथ या ट्रेजेक्ट्री, पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल। और ये कैसे पता लगेगा? तो देखो इधर अगर एक्स एक्सिस समझें, इधर अगर हम लोग एक्स एक्सिस ले लें विकेट कीपर की तरफ, और इधर अगर हम लोग हाइट पे वाई एक्सिस ले लें, तो बॉल दिखेगा हमें कि अच्छा इस वाले एक्स के लिए ये हाइट है, इस वाले एक्स के लिए ये हाइट है, इस वाले एक्स के लिए ये हाइट है, इस वाले एक्स पे ये हाइट है। और जब यहाँ पे कुंबले खड़ा था तो यहाँ पे तो ये हाइट है, इन्हें पकड़ नहीं पाया, और यहाँ पे कोई और था नहीं पकड़ पाया, लेकिन यहाँ आया तो ये ग्राउंड पे आया, धोनी ने पकड़ के इसको आउट कर दिया। तो दिस इज द पाथ टेकन, दैट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, यही पढ़ना है भाई मोशन इन ए प्लेन में। नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है। इसका मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे, इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे, ये सब देखेंगे। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, बिकॉज एक्सटी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री, ऑफ नहीं और, ट्रेजेक्ट्री और द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। ये हमारा एक्सटी ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट करता है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ क्लियर क्या हो रहा है? फ्रॉम द ग्राफ इट इज नोटेड दैट एट एक्स इज इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 है। और कंटेक्स्ट क्या है भाई? द एबव ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए फॉलिंग बॉडी
फ्रीली फ्रॉम ए टावर अंडर ग्रेविटी। बिल्कुल, ये भी एक कंडीशन बन गया भाई कि टावर से एक बॉल को रिलीज कर दो तो ये एक्स टी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। एक्स एक्सिस इधर ले लिया, एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है, जैसे ही t इक्वल टू 0 पे समझो रिलीज किया तो 0 के पहले यहीं पकड़े हुए था, रेस्ट में था, t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ आया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ आया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ आया, मोशन होता जा रहा है और इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे भी तो यही था, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये इसने कॉन्टेक्स्ट बता दिया। एट t इक्वल टू 0 मोशन स्टार्ट्स एंड द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बोलो ठीक है। ट्रेजेक्ट्री और पाथ को बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई और x में रिलेशन, रिलेशन और इक्वेशन किसमें भाई? अरे भाई यही सब तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। वो वाला चार्जर दे दीजिएगा तो, वो वाला मोबाइल का, जो मोबाइल से क्लास लेते हैं। इस मोबाइल में चक्कर ये है कि इसमें फ़ोन बहुत आते हैं। चलो भाई, ये तो समझ गए सारे लोग। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलें। हाँ भाई चलो, इसको भी साथ साथ देख ही लेते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं। ये भी ऐसा ही है, समझो इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में, फिजिक्स के एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं। केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस इजी रहते हैं एनसीईआरटी में, बट फिजिक्स के एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट भी हैं। चलो भाई, हमें बताना है फिजिकल सिचुएशन रिलेटेड टू दीज ग्राफ, तो ये जल्दी से देख लिया जाए। देखो, सबसे पहला अगर देखें हम लोग, अभी जिस तरह की डिस्कशन कर रहे थे वही है, समझो एक्स टी ग्राफ। इसको ज़रा समझने का कोशिश करते, थोड़ा मैं और इसको इनलार्ज कर लूँ। हमें चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल सिचुएशन सजेस्ट करने हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल सिचुएशन हमें सजेस्ट करने हैं। तो देखो फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्स टी ग्राफ है, ये मान लो t इज इक्वल टू -2 है, इधर t इज इक्वल टू 2 समझ लें, और ये तो है t इक्वल टू 0, ये तो t इक्वल टू 0 है भाई। तो यहाँ देख रहे हो कि t इज इक्वल टू -2 के पहले ऐसे है, मतलब x 0 का 0 ही है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि t लेस देन -2 सेकेंड, t लेस देन -2 सेकेंड के लिए पार्टिकल था रेस्ट में। क्यों? x 0 था और यही फिक्स था, ये चेंज नहीं हो रहा था टाइम के साथ, फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये फिक्स था, इसलिए ये रेस्ट में था। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब देखो t इज इक्वल टू -2 सेकेंड पे मोशन स्टार्ट, क्योंकि x देखो इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं एट t इज इक्वल टू -2 सेकेंड मोशन स्टार्ट्स। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक्स टी ग्राफ है, x इंक्रीज करना शुरू किया, मोशन स्टार्ट्स, और मोशन में देख रहे हो कि x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, ध्यान देना, ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ रहा है। इसका स्लोप देख रहे हो, इसका स्लोप कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये जब हमारा एक्स टी ग्राफ ऐसा हो तो इसका मतलब इसका स्लोप तो हर जगह सेम है ना भाई, स्ट्रेट लाइन पे तो हर जगह यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, सेम ही टेंजेंट, इसलिए यहाँ टेंजेंट सब सेम है। अगर ग्राफ हमारा ऐसा रहता था तब ना भाई, यहाँ टेंजेंट कुछ और है, यहाँ टेंजेंट कुछ और है, यहाँ टेंजेंट कुछ और है। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, हर जगह स्लोप सेम है, इसलिए मोशन स्टार्ट्स विद
कांस्टेंट स्लोप, स्लोप का मतलब वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप फिक्स्ड है, स्लोप हमारा फिक्स्ड है। तो ठीक है भाई, -2 सेकंड पे मोशन स्टार्ट हुआ और पोजीशन धीरे धीरे बढ़ता गया, x बढ़ता गया। इसके बाद देख रहे हो ये t=0 तक तो बढ़ा, ये कब तक यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब तक चल रहा है, टिल t=0 बता रहा है, टिल t=0 ये चलता गया कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसके बाद क्या किया, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लग गया और ये स्टॉप कर गया। इसके बाद ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, t=0 टू t=2 सेकंड के लिए समझो। ये तो मैंने ऐसे कर दिया है, मतलब कुछ टाइम तक तो स्पीड बढ़ा, t=0 पे इसने समझो ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने, बाइक है मान लो, बाइक चलना शुरू किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसका ब्रेक लगा दिया, धीरे धीरे स्पीड इसका t=0 से t=2 सेकंड में द पार्टिकल रिटार्ड्स बात कर लेंगे। द पार्टिकल रिटार्ड करता है भाई, द पार्टिकल रिटार्ड्स एंड फाइनली स्टॉप्स एट t=2 सेकंड। यहाँ पे आकर के ये अच्छा स्टॉप हुआ, और स्टॉप के बाद फिर देख रहे हो निगेटिव भी कर लिया, निगेटिव में आने लग गया, मतलब ये रिटार्ड होते होते ये निगेटिव 0 होने के बाद, वेलोसिटी 0 होने के बाद निगेटिव भी हो गया। वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड देन रिवर्स। उसके बाद वेलोसिटी 0 होने के बाद क्या किया भाई, तो ये रिवर्स कर लिया। ये सोच रहे हैं बस, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन को इसने रिवर्स कर दिया। मेरे ग्राफ देख देख करके जो माइंड में आ रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूँ। ये आपको सोचना है 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। अच्छा ये तो रेस्ट में था, एक्सचेंज हुआ नहीं, सम निगेटिव टाइम पे ही इसने, मतलब t=0 जहाँ सेट कर रहा हूँ उससे थोड़ा पहले ही, अब t टाइम आप काउंट करना शुरू, यहाँ उसके पहले ही मोशन स्टार्ट हो गया है। जब तुम प्रेस कर रहे हो t=0 तब तो ये ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा करके धीरे धीरे वेलोसिटी 0 हुआ, वेलोसिटी 0 होकर के फिर से निगेटिव हो गया, और निगेटिव होने के बाद उसके बाद देख रहे हो कि उसके बाद हमारा x नहीं चेंज हो रहा, मतलब वेलोसिटी हो गया 0। यहाँ पे आकर वेलोसिटी हो गया 0, क्योंकि x इज नॉट चेंजिंग, यहाँ पे x चेंज नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी हो गया 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, x इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है भाई, निगेटिव, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। वेलोसिटी मतलब स्लोप, वेलोसिटी मीन्स स्लोप, ध्यान रखना, वेलोसिटी मीन्स स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप। स्लोप =dx/dt, यहाँ पे बता रहा है वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी है 0, यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी हुआ पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी हुआ निगेटिव, फिर निगेटिव ही रहा, और फिर वेलोसिटी हो गया 0। तो इसका फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकता है, सोचो कि हमने जब काउंट स्टार्ट किया उसके पहले ही मोशन हो गया था, और उसका रिटार्ड होने लग गया, और उसका रिटार्ड होते होते ये नेगेटिव तक चला आया। तो मैं जहाँ तक इमेजिन कर पा रहा हूँ, आप भी सोच सकते हो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन तो अपने आप आने लग जाएगा कि भाई t=0 पे ये वेलोसिटी अपना, यहाँ पे t=0 पे x हमारा देखो मैक्सिमम हुआ, उसके बाद निगेटिव हो गया वेलोसिटी, उसके पहले पॉजिटिव वेलोसिटी था। जैसे ही ऐसा लगता है तुम्हें कि पॉजिटिव था वेलोसिटी, फिर सडनली निगेटिव हो गया, तो हम लोग सोच सकते हैं कि एक समझो कि हमने फुटबॉल मार दिया, इससे पॉजिटिव तक गया, इधर बॉल खड़ा है, पॉजिटिव था वेलोसिटी, बॉल से स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, बॉल से स्ट्राइक किया, जैसे ही अब तक पॉजिटिव था वेलोसिटी, बॉल से स्ट्राइक किया तो निगेटिव हो गया वेलोसिटी, अब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। समझो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से एक फुटबॉल आ रहा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे बगल से एक फुटबॉल आया, कब भाई, तो किसी दूसरे ने उसको किक कर दिया यहाँ पे, उसके पहले फुटबॉल पड़ा हुआ था t=-2 सेकंड पे, मैं t=0 स्टार्ट करूँगा, लेकिन t=2 सेकंड पहले, जैसे ही मैं 0 प्रेस करने वाला हूँ उससे 2 सेकंड पहले किसी ने फुटबॉल जो पड़ा हुआ था उधर, मेरे पीछे जो पड़ा हुआ था फुटबॉल, उसको किसी ने
मोशन दे दिया और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, और जैसे ही ये सामने वाल पे स्ट्राइक किया उसी समय मैंने t इक्वल टू 0 प्रेस किया। ऐसे कर रहे हैं, ये वेलोसिटी पॉजिटिव और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे समझो कि हमारा ये स्ट्राइक किया पॉजिटिव से, ये है स्ट्राइकिंग टाइम। तो ये हम लोग फिजिकल सिचुएशन जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, कि किसी ने फुटबॉल पीछे से मारा, t इज इक्वल टू 0 पे ये स्ट्राइक किया और ये निगेटिव हो गया वेलोसिटी, निगेटिव हो गया वेलोसिटी पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, और जो x इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होकर के ये मान लो कहीं पहुंचा 10 पे पहुंचा, तो वो फिर डिक्रीज होने लग गया भाई। डिक्रीज होते होते क्या हुआ, मेरे पास आया तो x इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन मेरे पास ये रुका नहीं फुटबॉल, और पीछे चला गया और x इक्वल टू -2 हो गया। जब x इक्वल टू -2 हो गया, वहाँ जा कर के फुटबॉल किसी ने फिर रोक दिया, फिर रुका ही हुआ है, फिर रुका ही हुआ है। मैं यहाँ खड़ा हूँ क्लॉक लिए हुए, यहाँ वाल है, किसी ने यहाँ पे फुटबॉल लिया और इसको मोशन दे दिया। कब? उस समय t इज इक्वल टू 0 प्रेस नहीं किया है, उससे 2 सेकंड पहले यहाँ पे मोशन दे दिया। अभी हमने प्रेस नहीं किया है 0, इसने मोशन दे दिया, ये आगे बढ़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे ये वाल पे स्ट्राइक किया उसी समय मैंने t इक्वल टू 0 प्रेस किया, ठीक है। 2 सेकंड पहले, t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड पहले स्ट्राइक किया गया, और ये मोशन करता हुआ ये क्या हुआ भाई, तो x इज इक्वल टू, यहाँ से समझो, यहीं पे था मैं, यहीं पे था फुटबॉल, तो x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है भाई। अभी t इक्वल टू 0 प्रेस नहीं किया, लेकिन किसी ने आकर फुटबॉल को मार दिया, वेलोसिटी दे दिया किसी को, ठीक है भाई, मोशन करना शुरू कर दिया। ये x बढ़ता जा रहा है, देखो x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है। सब लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। x बढ़ता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोलिजन हुआ। जैसे ही कोलिजन हुआ वो t इक्वल टू 0 है मेरा, ये है अपना x। तो x बढ़ता गया फुटबॉल देखो यहाँ से चलता हुआ, ये समझो कि t इज इक्वल टू -2 सेकंड पे इसको किया गया, यहाँ पे आया t इज इक्वल टू -1 सेकंड पे, यहाँ आया t इज इक्वल टू 0 पे, मैंने t इक्वल टू 0 प्रेस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये वापस आने लग गया। ये है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, यहाँ आया ये, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यहाँ आ गया, फिर आगे बढ़ गया, मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, यहाँ आकर के किसी ने इसको रोक दिया। तो अब xt ग्राफ इसका प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, कैसे, t इज इक्वल टू -2 सेकंड पे, उससे पहले x इक्वल टू 0 है, उससे पहले x इक्वल टू क्या है फुटबॉल का, 0 है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो x इज इक्वल टू 0 है फुटबॉल का। -2 सेकंड से पहले के टाइम के लिए x इक्वल टू 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। 2 सेकंड, x इक्वल टू -2 सेकंड पे इसने स्ट्राइक कर दिया, किसी ने मोशन शुरू हो गया, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना शुरू कर दिया, और जैसे ये वाल को स्ट्राइक किया हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 प्रेस किया, उसका देखा कि ये वापस आने लग गया, मतलब x डिक्रीज होने लग गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, x डिक्रीज होते होते यहाँ आया, x इक्वल टू 0 पे आया, फिर भी ये रुका नहीं, फिर ये निगेटिव आया, निगेटिव बन गया, और अब ये रोक दिया गया। तो इसलिए अब इसका x चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन हो सकता है, सोच लो, ये बता रहा है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन स्कूल वाले देते नहीं है, वैसे ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा है ये। एनसीईआरटी में फिज़िक्स में आधा क्वेश्चन ही हैं जो स्कूल लेवल वाले पूछते हैं, बाकी जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं क्वेश्चन। ये फिज़िक्स की एनसीईआरटी की खासियत है। केमिस्ट्री और मैथ में एनसीईआरटी मतलब वेरी वेरी सिंपल है, जो स्टूडेंट का फीडबैक है। तो ये समझ गए सिचुएशन। अब इसमें क्या लिखा है वो भी देख लिया जाएगा। सिचुएशन समझ गए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहीं पे फुटबॉल पड़ा हुआ है, लेकिन मैं t इक्वल टू 0 पे सेट करता, उसके पहले किसी ने मोशन दे दिया। अब मोशन दे दिया तो इसका x बढ़ना शुरू हो गया -2 सेकंड पे। मेरे t इक्वल टू 0 प्रेस करने से 2 सेकंड पहले ही ये जाना शुरू कर दिया। अब मैंने t इक्वल टू 0 प्रेस किया, तब तक तो वॉल को स्ट्राइक कर दिया,
और वॉल को स्ट्राइक करके मेरे t इक्वल टू 0 प्रेस किया, उसी समय स्ट्राइक किया। अब तो उसके बाद ये वापस आने लग गया, देखो वापस आने लग गया। और फिर ये ये x इक्वल टू 0 को क्रॉस भी किया और फिर x निगेटिव बन गया, निगेटिव बन करके रुका हुआ है। ये समझ गए। अब इसका जरा देख लेते हैं ये क्या लिखता है इसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट वाला ग्राफ डिलीट कर दूं भाई, ये तो समझ गए होगे कि आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होंगे। चलो ये पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा एग्जांपल लेना है सर जी? ये तो भाई धीरे धीरे पता लगेगा। आप अभी 11th क्लास में आए हो, आप कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ लिए तो आप पहले तो ये माइंड में सेट करो कि दिस इज़ 9th-10th क्लास नहीं है, कि आपको फॉर्मूला बताया F इज इक्वल टू एम ए, तो क्वेश्चन में आएगा F दिया है और मास दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसे। तो ये वाला ज़माना चला गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सोचना है, अप्लाई करना है। तो सिचुएशन से तुरंत फिजिकल कंडीशन तुरंत आपके माइंड में नहीं आने लगेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद 50 क्वेश्चन में जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक 80% न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 90% सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सब लोग खोपड़ी में ये माइंड सेट कर लें कि ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट सीख लिया और न्यूमेरिकल बनने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट तो चलो 50% है, उसके आगे 40% और अगर आप न्यूमेरिकल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, अटैम्प्ट ही नहीं ले पाओगे। खोपड़ी जो है बिल्कुल फार्मूला पुटिंग जो होगा वो आप कर पाओगे, थोड़ा भी ट्रिकी होगा तो आपका खोपड़ी घूमेगा। तो पहले आप घुमा करके और सोच सोच करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस में स्ट्रगल करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ कॉन्फिडेंस बनते हैं 11th-12th के क्वेश्चंस में। तो थोड़ा पेशेंस रख के आपको हार्ड वर्क तो करने हैं, लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करने हैं। अब ये सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व, आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है? आप भी उतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो अब, मैं उसको 20 साल पहले पढ़ा। अब 20 साल तक किया क्या? प्रैक्टिस ही तो किया, प्रैक्टिस ही तो हुआ है। और क्या है, हर बार पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस ही तो है। तो प्रैक्टिस इज़ द मेन डिफरेंस। आप भी कंसेप्ट उतना ही जानोगे, मैं भी ऑलमोस्ट उतना ही जानूंगा, लेकिन प्रैक्टिस का डिफरेंस है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। धीरे धीरे आपका भी बढ़ेगा। लेकिन आप सोचोगे फर्स्ट टाइम से ही कि अपने आप क्यों नहीं आ रहा है माइंड में, अपने आप नहीं आता है भाई, ये फार्मूला पुटिंग नहीं है। ठीक है, ये जो कह रहा है उस हिसाब से समझने की कोशिश करें कि जब हमने t इक्वल टू 0 पे सेट किया, उससे 2 सेकंड पहले ही, उससे 4 सेकंड पहले ही मोशन स्टार्ट हो गया और x इंक्रीज हो रहा है। तो x बढ़ता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है। फिर देखा कि जैसे t इक्वल टू 0 पे देख रहे हो कि x अब डिक्रीज होने लग गया, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोलिजन तो कराना पड़ेगा। पॉजिटिव है, फिर निगेटिव हो जा रहा है वेलोसिटी, तो पॉजिटिव रहे फिर निगेटिव। सडनली कब होता है? जब कोलिजन होता है, तभी तो डायरेक्शन सडनली रिवर्स हो जाता है। तो सडनली रिवर्स हुआ। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं बोलूँगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तुरंत रिवर्स किया, वो हमारा t इक्वल टू 0 था, वाल से समझो रिवर्स हो गया। उसके बाद ये आने लग गया, इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। अब देखो ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसे रुक नहीं गया। यहाँ से रुकता तो मैं बोलता कि मेरे ही पास आके फुटबॉल रुक गया, या मैंने ही रोक दिया उसको पैर से लगा करके। तो ये ग्राफ नहीं है, इसके आगे निगेटिव भी बना है x कोऑर्डिनेट, और तब ये फिर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि मेरे पीछे वापस जाने पीछे चला गया, तब किसी ने इसको रोक दिया। ये मैं कह रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये सिचुएशन है, हो सकता है इसका जो आंसर दिया होगा उसका सिचुएशन अलग हुआ होगा, वो अलग सिचुएशन भी सजेस्ट कर सकता है। देखते हैं भाई इसने क्या सजेस्ट किया है। देखो फर्स्ट वाला फिगर xt ग्राफ शोज दैट इनिशियली x इज 0, बिल्कुल इनिशियली x इज 0, ठीक है। एट रेस्ट इनिशियली 0 है, मतलब रेस्ट में। यहाँ तक तो भाई रेस्ट में ही था, यहाँ तक तो रेस्ट में ही था, बिल्कुल था रेस्ट में। ओहो, यहाँ तक तो रेस्ट में ही था, बिल्कुल था रेस्ट में भाई। उसके बाद देन इट इंक्रीजेज विद टाइम, उसके बाद x इंक्रीज होने लग गया टाइम के साथ, अटेन्स कांस्टेंट वैल्यू एंड अगेन रिड्यूसेस टू 0 विद टाइम। इसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, अटेन्स ए कांस्टेंट नहीं मैक्सिमम वैल्यू। x का वैल्यू क्या है? इंक्रीजेज विद टाइम, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एंड अगेन रिड्यूसेस टू 0 विद टाइम, टाइम के साथ 0 हो जाता है। देन इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका x अपोजिट में इंक्रीज भी कर रहा है, एंड टिल इट अगेंस अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद फिर से ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ले रहा है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ले रहा है, दैट इज कम्स टू रेस्ट।
दैट इज कम टू रेस्ट। तो यही तो है वेलोसिटी जीरो, इधर भी था वेलोसिटी जीरो, मैंने बताया ही था। द सिमिलर फिजिकल सिचुएशन अराइज व्हेन बॉल रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। अच्छा, कोई बॉल रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, किसी स्मूथ फ्लोर पे हो, इज किक्ड व्हेन rebounds फ्रॉम द वॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड, इट देन मूव्स टू द अपोजिट वॉल विच स्टॉप्स इट। मतलब ये कह रहा है कि स्मूथ है सरफेस, इधर से किसी ने किक किया, सामने फ्रंट से वॉल से कोलाइड किया, और उधर भी एक वॉल था पीछे, इससे कोलाइड किया और वो वॉल पे जाकर के रुक गया। वही लिख रहा है ये। स्मूथ क्यों बोल रहा है? क्योंकि स्मूथ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, स्मूथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। मैंने भी बताया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है भाई, फ्रिक्शन होगा तो रिड्यूस होने लग जाएगा। तो खैर उतना बोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ दिखा रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। ये धीरे धीरे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ तो स्ट्रगल करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद खोपड़ी खुलेगा। ठीक है, मतलब क्रिकेट जब आप खेलने जाते हैं, सीखते हैं, पहले कोच सिखा देता है, अच्छा ड्राइव ऐसे लगाते हैं, हुक शॉट ऐसे लगाते हैं, कवर ड्राइव ऐसे लगाते हैं, ये तो थ्योरी वाली बात हो गई भाई। ठीक है, उसके बाद आपको मैच में उतार दिया जाए तो क्या आप सेंचुरी लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। उसके बाद आपको बहुत तरह के बाउंसर बॉल खेलने पड़ेंगे। ये तो थ्योरी हो गया, हाँ भाई बाउंसर को ऐसे करते हैं, लेकिन आप जब तक उसको खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे उसके साथ, तब तक आप परफेक्ट नहीं बनेंगे कि न्यूमेरिकल आया सॉल्व कर देंगे, न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व कर देंगे। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये क्रिकेट मैच है, खाली थ्योरी से क्लास अटेंड कर लिया, अच्छा भाई क्रिकेट में ये है, डायग्राम बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से आएगा ऐसे, या फिर तुम्हें कोच ने सिखा दिया कि बैट पकड़ के दिखा दिया कि ऐसे आएगा तो ऐसे शॉट मार लेना, ऐसे आएगा तो ऐसे शॉट मार लेना। तो भाई थ्योरी होना मतलब वही है। ठीक है, 11th-12th क्लास में प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, स्ट्रगल करने पड़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे खोपड़ी खुलेगा, तब काम होगा। चलो ए वाला समझ गए, अब बी वाला समझना था, तो बी वाला भी हम लोग आपको वैसे ही सोचने पड़ेंगे, बी वाला भी सोचने पड़ेंगे वैसे ही। बी वाला में देखो मैं दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा होगा। एक्स देखो ज़्यादा है, पहले पॉजिटिव है, फिर धीरे धीरे एक्स जीरो हुआ, फिर निगेटिव भी हुआ। x पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर सडनली देखो पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब सडनली x पॉजिटिव हो जा रहा है। सडनली x पॉजिटिव हो जाना, ये थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, सडनली पॉजिटिव हो जाता है। ये सडनली यहाँ से टाइम के साथ सडनली वहाँ कैसे चला गया? x -5 पे है और सीधा +5 पे चला जाए। ये VT ग्राफ होना चाहिए था, चलो XT ग्राफ है। मतलब इस क्या कह रहा है कि x पॉजिटिव है, x और यहाँ ऑरिजिन पे खड़ा है, x पॉजिटिव है, धीरे 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 आया, निगेटिव हुआ और सडनली फिर से पॉजिटिव, फिर धीरे 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 निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, सडनली पॉजिटिव हो गया x। तो इसका मतलब किसी ने इसको जोर से मारा ऐसा कि सडनली उधर पहुँच गया। फिर धीरे धीरे बेचारा, यहाँ समझो कि एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि पेंडुलम है, मार दिया ऐसे ऐसे मार दिया, तो ये उस डायरेक्शन में गया, x पॉजिटिव, और फिर x धीरे 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 ज़ीरो, फिर नेगेटिव, यहाँ जीरो है मान लो, ये पहले पॉजिटिव था, यहाँ से पेंडुलम को छोड़ा, पेंडुलम रिलीज़ किया, फिर धीरे 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 जीरो हुआ और नेगेटिव पे आया, मार दिया मैंने धड़ाम से मारा, सीधा वहाँ चला गया। फिर वहाँ से धीरे धीरे देखो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जीरो पे आया, फिर नेगेटिव आया, मैंने मार दिया जोर से, फिर यहाँ फट से भाग गया, फिर वहाँ से धीरे 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 आया, जीरो हुआ, फिर ये नेगेटिव आया, फिर जोर से मार दिया। ऐसे ये कह सकते हैं, जैसा दिखा रहा है उस हिसाब से कह सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बी देखो, वेलोसिटी चेंजेस साइन अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव है फिर नेगेटिव ही है। एवरी टाइम द स्पीड इज लॉस्ट। This similar situation arises when a ball is thrown up with some velocity, returns back and falls freely. On striking the floor, it rebounds with the reduced speed. Yes, ये फिजिकल सिचुएशन बता रहा है। मैंने बताया ऐसे वाला कि ऐसे गया फिर वापस आया, मैंने मार दिया। तो ये कह रहा है कि भाई फ्लोर पे आया इधर से और इधर से फ्लोर ने मार दिया, सडनली यहाँ चलाया, फिर ऐसे आया गिरा, फिर मार दिया, ऐसे चलाया, फिर
ऐसे मार दिया, यहाँ चलाया, तो इस तरह से ये बता रहा है एक्स-टी ग्राफ, इसमें ऐसे बता रहा है। हालांकि ये एक्स-टी ग्राफ ये जो सिचुएशन बोल रहा है उस हिसाब से फिट नहीं है, क्योंकि एक्स यहाँ पे लीनियर चेंज नहीं होता, वी-टी ग्राफ होता तब ये होता। नहीं समझे आप? यहाँ देख रहे हो कि एक्स कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्स का एक्स-टी ग्राफ जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स वेलोसिटी स्लोप तो इसका कांस्टेंट है। तो ये जो सिचुएशन बता रहा है कि ऊपर से थ्रो किए, ऊपर से मतलब रिलीज किए और ऐसे आया और स्ट्राइक करके ऊपर चलाया, फिर आया ऐसे स्ट्राइक करके ऊपर चलाया, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगा। फ्री फॉल में तो वेरिएबल वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बढ़ता जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रहा है, इसलिए एक्चुअल में ये वी-टी ग्राफ है। यहाँ देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में लिख रहा है द वेलोसिटी चेंजेज इट्स साइन अगेन एंड अगेन। तो ये वेलोसिटी है एक्चुअली में, मुझे भी इसीलिए लगा था कि ये ज़्यादातर बुक में ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी सडनली नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तब ये हमारा कोलिजन वाला दिखा सकते हैं। इस पे और डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। आज का टाइम ख़त्म हो रहा है, 12th वाला का 5 बजे क्लास था, इसलिए मैं अभी इसको पॉज लगाता हूँ, आप कीजिएगा इसको ट्राई।